अगर हम लोग बात करें पुराने लेक्चर की, तो वहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि हिस्टैरिसीस कर्व नाम की एक चीज़ होती है। आपको याद होगा, अभी तक अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं तो हमने बीएच कर्व कैसे बनता है इसके बारे में डिस्कशन करा, हमने परमेबिलिटी के बारे में सीखा, साथ ही साथ हमने लास्ट लेक्चर में हिस्टैरिसीस कर्व को कवर करा। अगर मैं आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था हिस्टैरिसीस का एक्चुअल मीनिंग होता है लैग। तो लैग किसके बीच में? हिस्टैरिसीस कर्व बताता है जो लैग आता है बिटवीन बी एंड एच। और इसको अगर मैं एक बार हल्का सा जल्दी से इसको अगर समराइज करूं, हमने क्या सीखा कि अगर हम मान के चलते हैं हमारे पास ये एक्सिस है एंड दिस वन इज बी एंड दिस वन इज एच। तो जैसे जैसे मैं एच को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे बी भी बढ़ता जाएगा, यानी कि मैग्नेटाइजेशन होता चला जाएगा, डायपोज या डोमेन्स अलाइन होते चले जाएंगे। एक समय आएगा जितने के जितने डोमेन्स थे वो सबके सब अलाइन हो जाएंगे और कर्व हो जाएगा हमारा सैचुरेट। ठीक है, दिस वन इज द सैचुरेशन ऑफ द बी एच कर्व। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब अगर मैं इसको डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसा करने के लिए मुझे एच को रिवर्स डायरेक्शन में करना होगा, यानी कि एच को यहाँ से हटा के वापस से पीछे ले जाऊंगा। तो एच को जब हम जीरो की तरफ ले जाएंगे, टेंड्स टू जीरो, जब जीरो की तरफ ले जाएंगे तो ये बी ये जो डेंसिटी थी ये भी रिड्यूस होना शुरू होगी, पर यहाँ पे जाके ये अटक के रह जाएगी। और ये जितनी डेंसिटी हमारी बची रह जाएगी, यानी कि जितने डोमेन्स अपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अलाइनमेंट को फिक्स रखेंगे या कह सकते हैं कि रिटेन करेंगे, तो उसको हम कह देंगे रेसिडुअल फ्लक्स। तो यहाँ पे टर्म आया था रेसिडुअल फ्लक्स, बी आर, दिस इज रेसिडुअल फ्लक्स, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी आ गई। ये क्यों आई? ये ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का वर्ड कहाँ से आया है? रिटेंटिविटी का वर्ड जस्ट आया है रिटेन करने से। रिटेन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, रिटेन। तो हमने सीखा कि भाई जब हम एच को जीरो करने की कोशिश करेंगे, एच को जब हम जीरो की तरफ ले जाएंगे तो बी जो होगा वो जीरो तक नहीं जाएगा। और उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन था रिटेंटिविटी। ठीक है, यानी कि रिटेंटिविटी का मतलब क्या हुआ कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ डोमेन्स ऐसी होंगी जो अभी भी उधर की तरफ ही देख रही होंगी, बाकी सब रैंडम हो चुकी होंगी। तो ये जो पर्टिकुलर डोमेन्स है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रही होंगी, इन्हीं की वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे लैग आ जाता है। और बी जो जीरो हो जाना चाहिए था एच को जीरो करने पे, वो जीरो नहीं होता बल्कि अटक के रह जाता है। और वो कितना रह जाता है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बी आर। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम रिवर्स डायरेक्शन में एच को लगाएं, यानी कि हम लोग एच को कन्वर्ट कर देते हैं माइनस एच में, अपोजिट पोलरिटी की इंटेंसिटी लगाते हैं। और जैसे ही हम लोग अपोजिट पोलरिटी की इंटेंसिटी लगाते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो ये पर्टिकुलर डोमेन्स थे जो अभी भी एक तरफ देख रहे थे, इनको रैंडम कर देता है। और रैंडम करने से हमारी जो डेंसिटी थी, जो बी आर थी, वो जीरो हो जाती है। तो ऐसा करने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा इंटेंसिटी अप्लाई करी नेगेटिव डायरेक्शन में, दिस इज नोन एज एच सी। और इसी को हम लोग कहते हैं कोएर्सिव कोएर्सिव फील्ड। ठीक है, ये हो जाती है वो कोएर्सिव फील्ड। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी का मतलब रिवर्स डायरेक्शन में इंटेंसिटी लगा के डोमेन्स को न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, तो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को का नेट डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो कर देना, ऐसा करने की प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज कोएर्सिविटी। ठीक है, तो ये कोएर्सिव फील्ड लगा दी। अब क्या होता है, हम यहाँ नहीं रुकते, हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में ले जाते हैं और इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। अगर हम रिवर्स में बढ़ाएंगे तो सेम कर्व जो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कर्व ट्रेस कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही कर्व आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रेस करता हुआ मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे सैचुरेशन। अगेन अब की हमारा सैचुरेशन क्या होगा? नेगेटिव सैचुरेशन हो जाएगा। ये था पॉजिटिव सैचुरेशन और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव सैचुरेशन। क्लियर हो गया? एक बार नेगेटिव सैचुरेशन हो गया तो अगेन जब हम इसको भी वापस से जब हम ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये यहाँ पे जाके अटक के रह जाएगा। यानी कि जब मैं एच सी माइनस एच सी को भी जब मैं जीरो करने की कोशिश, एच सी नहीं माइनस एच यानी कि रिवर्स डायरेक्शन की जो हमने इंटेंसिटी अप्लाई करी है, जब मैं इसको जीरो करने की कोशिश करूंगा तो कर्व हमारा अगेन यहाँ पे अटक के रह जाएगा। और ये क्या होगा? दिस वन इज नोन एज नेगेटिव रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये हो गया माइनस बी आर तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक, तो माइनस बी आर मिल जाएगा। अब ये क्या होगा, इसको खत्म करने के लिए हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में एच लगाना पड़ेगा। तो जब पॉजिटिव लगाएंगे तो कर्व यहाँ पहुंचेगा, न्यूट्रलिटी पे आएगा, बी आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर है इसको हम लोग पॉजिटिव एच सी कहेंगे। ये भी क्या है, एक तरीके की कोएर्सिव फील्ड है पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? अब अगर हम यहाँ नहीं रुकते हैं और एच को फर्दर इंक्रीज करते हैं, तो ऐसे में वापस से ये कर्व इस तरीके से ट्रेस करेगा और ये चमकदार हमें कर्व मिल जाएगा। इस तरीके का जो शेप है, स्पेशल शेप, ये शेप वाला कर्व हमें मिल जाएगा। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट जो कि हमने पुराने लेक्चर में कवर किया था। तो आई होप आपको समराइज हो गया होगा। नाउ आज हम लोग बात करने वाले हैं, मेरा नाम प्रांजल है और आज इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में। हमने बीएच कर्व देख लिया, हिस्टैरिसीस कर्व देख लिया, अब समझते हैं इस लेक्चर के अंदर कि हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होता है। शुरू करते हैं।
तो अगर हम हिस्टैरिसीस लॉसेस की बात करते हैं तो भैया हमने ये इस तरीके का, ये जो चिड़िया की शेप का ये जो कर्व है, इसको मैंने आपको बताया था, ये हमारा था बढ़िया प्यारा सा हिस्टैरिसीस कर्व ना। ये जो एरिया देख रहे हो ना, जिसको मैंने अब ये लाइन से, ये जो रेड कलर की लाइन का एरिया दिखा रहा है, ये जो इस एरिया है इसको हम लोग कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये जो हिस्टैरिसीस कर्व जो निकल के आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम लोग मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो ऐसा करने के कारण जो एरिया बनता है, यानी कि जो कर्व बनता है, ठीक देखो बड़े ध्यान से समझना, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम लोग मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो हमें जो कर्व मिलता है उसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। ठीक है। और ये हिस्टैरिसीस कर्व का जो एरिया निकल के आता है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉसेस। क्लियर हो गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी तरीके से समझाया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज योर हिस्टैरिसीस लॉस। नाउ ये क्या होते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ द बीएच कर्व, यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस अगर तुमसे कोई पूछे तो कह देना ये जो एरिया होता है बीएच कर्व का, हिस्टैरिसीस कर्व का जो एरिया होता है उसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पे हिस्टैरिसीस लॉस। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप इतनी समझ में आ गई होगी ना। बीएच कर्व यहाँ पे केवल ये थोड़ा इनसफिशिएंट वर्ड है, इस बीएच कर्व की जगह एक काम करो, इसको लिख दो हिस्टैरिसीस कर्व, हिस्टैरिसीस कर्व। क्योंकि बीएच कर्व कभी कभी हम लोग इसको भी बीएच कर्व कह देते हैं, अब इसका तो एरिया कुछ ऐसा होगा नहीं, तो इसलिए बीएच कर्व एक इनसफिशिएंट वर्ड है, इसकी जगह आप लोग हिस्टैरिसीस कर्व एक प्रॉपर वर्ड है। ठीक है। तो एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस कर्व, ये जो हिस्टैरिसीस कर्व आपने बनाया था उसके एरिया को ही हम लोग क्या कह देते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये वही लॉस है, याद करो, जो ट्रांसफार्मर के अंदर हीटिंग को हीटिंग के इफेक्ट को प्रोड्यूस करता था। कोर लॉस आपको याद होगा, हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था। तो ट्रांसफार्मर के अंदर आपको याद होगा हम लोगों ने दो तरीके के लॉसेस पढ़े थे, एक थे हमारे पास कॉपर लॉसेस और एक थे हमारे पास कोर लॉसेस। कोर लॉसेस की खास बात क्या थी कि ये क्या रहते थे, दीज आर कांस्टेंट लॉसेस, मतलब होते ही होते थे, लोड कितना भी लगाओ या ना लगाओ। तो इसकी दो कैटेगरी थी, इसकी एक कैटेगरी थी एडी करंट लॉस और एक थी हिस्टैरिसीस लॉसेस। तो ये हिस्टैरिसीस लॉसेस वही शब्द है, यानी कि ये जो हिस्टैरिसीस लॉस का जो एरिया देख रहे हो, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क करा है, ये वही हिस्टैरिसीस लॉसेज है ट्रांसफार्मर में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है हिस्टैरिसीस लॉसेज, तो हिस्टैरिसीस कर्व का जो एरिया होगा जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है ट्रांसफार्मर्स में, वही हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है। क्लियर हो गया। नाउ कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगा कम होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो अल्टीमेट चीज़ क्या है, यानी कि ऐसी चीज़ जो डिसाइड करेगी हिस्टैरिसीस लॉस, वो क्या है, एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस कर्व। ठीक। नाउ एरिया ऑफ दिस कर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये डिसाइड करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर हम लोग एरिया की बात कर लें, तो एरिया मतलब ये एरिया कौन डिसाइड कर रहा है, यानी कि हिस्टैरिसीस कर्व कितना ज़्यादा होगा, या हिस्टैरिसीस जो लॉस, सॉरी हिस्टैरिसीस लॉस कितना ज़्यादा होगा या हिस्टैरिसीस लॉस कितना कम होगा, ये एरिया डिसाइड कर रहा है। अब एरिया को कौन डिसाइड कर रहा है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो एरिया को मैंने यहाँ पे देखो, ये जो कलर से बनाया है, येलो कलर की जो लाइन खींची है क्रॉस में, ये चीज़ है जो एरिया को डिसाइड कर रही है। यानी कि अब ये क्या क्या चीज़ें, इनको जरा समझ लेते हैं। तो दीज आर 1 2 3 4 पॉइंट्स, यानी कि जो 4 पॉइंट हैं ये डिसाइड कर रहे हैं कि हिस्टैरिसीस के कर्व का एरिया क्या होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक। अब ये 4 पॉइंट को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें, तो 1 और 4 पॉइंट क्या बता रहे हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, और 2 एंड 3 बता रहे हैं कोर्सिविटी। बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये आपको जनरली इतना एनालिसिस किसी बुक में मिलेगा नहीं। हम लोग ने क्या कहा, हमने कहा कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो कौन कराएगा, वो बताएगा आपका हिस्टैरिसीस एरिया, हिस्टैरिसीस का एरिया बताएगा ना। एरिया कौन कवर करता है, तो एरिया जो होगा हिस्टैरिसीस कर्व का, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा ये 2 पॉइंट ये वाले और 2 पॉइंट ये वाले, यानी कि लंबाई और चौड़ाई डिसाइड करेगी इस पर्टिकुलर जगह पे। तो अब देखो ये वाला जो पॉइंट है 1 और 4, ये कौन से पॉइंट है, आपको याद होगा हमने अभी पीछे हिस्टैरिसीस कर्व बताया था, तो मैंने वहां पे आपको ये चीज क्लियर करी थी, दीज 1 एंड 4 पॉइंट आर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। याद आ गया, ये हमने कवर करा था, याद करो, यहाँ पे डॉट करके मैंने लिखा था, दिस इज पॉजिटिव बी आर एंड दिस इज नेगेटिव बी आर, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर हो गया। तो ये जो इसकी लंबाई है ना एरिया की, ये कौन कवर करेगा, ये कवर करेगा आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया। नाउ इसकी चौड़ाई कौन कवर करेगा, चौड़ाई, तो ये हमारे कवर करेंगे 2 एंड 3 पॉइंट्स डिसाइड करेंगे। एंड 2 एंड 3 पॉइंट्स आर बेसिकली दी, कौन से पॉइंट थे, ये कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी के पॉइंट थे। याद आ गया आपको, कोएर्सिविटी के पॉइंट थे। क्लियर हो गया। ये चीज हमने देखो यहाँ पे लिखी भी है, कोएर्सिविटी डिसाइड करेगी, कोएर्सिविटी कह लो या कोएर्सिव फील्ड कह लो,
कोएर्सिव फील्ड डिसाइड करेगी। तो आई होप ये 2 पॉइंट समझ में आए होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है यहाँ पे, एकदम ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को। यानी कि हमने क्या सीखा अभी तक कि हिस्टैरिसीस लॉस हिस्टैरिसीस एरिया के कारण हो रहे हैं, और हिस्टैरिसीस का एरिया 2 फैक्टर डिसाइड कर रहे हैं, रेसिडुअल और कोएर्सिविटी। ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ही डिसाइड कर रही है कितनी कोएर्सिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। देखो मैं गलत तो नहीं कह रहा, इसको ध्यान से समझो भाई। ये जितना पॉइंट दूर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही है ये पॉइंट, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, तो अब इतनी ज़्यादा हमें ऑर्डर्ड बिहेवियर मिल जाएगा। यानी कि इतने ज़्यादा डोमेन जो थी, जब सारी डोमेन्स अलाइन थी तो यहाँ पे था, और कुछ डोमेन्स जब हमने बिल्कुल एच को 0 कर दिया तो क्या हुआ, तब भी इतनी डोमेन्स अलाइन रह गई। तो इतनी सारी डोमेन्स को 0 करना पड़ेगा ना, न्यूट्रल करना पड़ेगा, डीमैग्नेटाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की हमें कोर्सिविटी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट की कोर्सिव फील्ड लगानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली डिसाइड कौन कर रहा है? तो कोर्सिविटी को अल्टीमेटली डिसाइड कर रहा है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। जितना ज़्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, उतनी ज़्यादा तुम्हें निगेटिव डायरेक्शन की कोर्सिविटी। क्या होता है? कोर्सिविटी बेसिकली होता है रिवर्स डायरेक्शन में कितनी फील्ड लगाई है। अगर हम पॉजिटिव हमने अगर पहले अप्लाई करा था तो -HC आएगा, और माइनस अप्लाई करा था तो +HC आएगा। तो HC क्या होता है? ये वो फील्ड है जो तुम केवल इस फील्ड का केवल इतना ही काम है कि जो रैंडम जो डोमेन्स आपके अलाइन रह गए थे, किसी भी सिस्टम में जो डोमेन्स अलाइन रह गए थे, उनको वापस से रैंडम बनाना, उनको वापस से रैंडम अरेंज करना। ठीक है, तो यानी कि जो स्मॉल मैग्नेटाइजेशन बचा रह गया था उसको न्यूट्रल करना, ये किसका काम है? ये काम होता है इस HC का। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन बचा रह जाएगा, या अलाइनमेंट बचा रह जाएगा, या रिटेंशन बचा रह जाएगा, उतनी ज़्यादा तुम्हें कोर्सिव फील्ड लगानी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो आइयो समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करा है, यानी कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है, दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हमारा ये एरिया बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, उतनी ज़्यादा कोर्सिविटी। तो अगर हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को कम कर देंगे तो कोर्सिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, एंड कोर्सिविटी कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एरिया जो होगा वो कम हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ रही होगी। आई थिंक ये डिस्कशन आपको हेल्पफुल होगा, काफ़ी कुछ के आंसर आपको मिल गए होंगे ऑटोमेटिकली। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो भाई हमने अभी तक ये सारी बातें समझ ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अगर हम बात करते हैं अपने वापस से इस हिस्टैरिसीस कर्व की, और हिस्टैरिसीस कर्व का अगर हम एरिया को रिड्यूस करना चाहें, यानी कि अगर हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को रिड्यूस कर दें, देखो ब्लू लाइन क्या दिखा रहा है? ब्लू लाइन दिखा रहा है रिडक्शन इन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि एक्चुअल रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यहाँ पर था। अगर हम इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को रिड्यूस कर दें, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग कोर्सिव फील्ड भी रिड्यूस हो जाएगी। तो अब ये कर्व जो है, यानी कि अब ये जो कर्व हिस्टैरिसीस कर्व देख रहे हो, ये घट के हो जाएगा ऐसा। ठीक, यानी कि अगर हम किसी भी तरीके से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को कम कर दें तो उसी के अकॉर्डिंग जो कोर्सिव फील्ड है वो भी कम हो जाएगी। यानी कि 1 2 पॉइंट 1 2 3 4 चारों पॉइंट रिड्यूस हो गए। तो देखो जैसे ही हमने रेसिडुअल को कम करा, कोर्सिव फील्ड कम हुई, तो ऑटोमेटिकली एरिया जो था वो क्या हो गया? श्रिंक कर गया। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को कम करा, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से कोर्सिविटी कम हो गई, और कोर्सिविटी कम हो गई तो अल्टीमेटली हिस्टैरिसीस का जो लूप था वो क्या हो गया? वो पतला सा हो गया, थिन हो गया। और एक बार हिस्टैरिसीस लूप कम हो गया तो ऑब्वियस सी बात है लॉसेस भी कम हो गए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड मैप है। ये आपको याद रखना है, कनेक्शन है, डॉट कनेक्शन है ये पूरा, कि किस तरीके से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कंट्रोल करता है हिस्टैरिसीस लॉसेस को। समझ में आ रहा है? आई होप क्लियर हो रहा होगा। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी होगी मैंने आपको। आई थिंक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्लास होता तो सामने से पूछ लेता। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म सबसे बड़ा कल्प्रिट है। अगर इसको हमने कम करा तो कोर्सिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कोर्सिविटी और रेसिडुअल दोनों कम हो गए तो ऑटोमेटिकली हिस्टैरिसीस का लूप पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और ये पतला हो गया तो लॉसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम मार्केट से 2 मेटेरियल खरीद के लाएं, एक मेटेरियल 1 है, एक मेटेरियल 2 है, एक का हिस्टैरिसीस लूप जो है वो बड़ा है और एक का हिस्टैरिसीस लूप थिन है, एक का थिक है एक का थिन है, तो जो थिक वाला है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर ज़्यादा लॉस होंगे। क्यों? क्योंकि एरिया ज़्यादा है। वहीं पे अगर थिन वाले की बात करें तो स्मॉल एरिया है, तो वहाँ पे लॉसेस भी कम होंगे। तो जो बड़ा वाला मेटेरियल 1 अगर हम देखें ध्यान से, तो क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है, लार्ज एरिया, ठीक है, एरिया बड़ा है, तो ऑब्वियस ही चीज़ है लॉसेस ज़्यादा होंगे। कौन से लॉस ज़्यादा होंगे? हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऐसा मेटेरियल जिसका स्मॉल एरिया है, छोटा सा एरिया, तो वहाँ पे लॉसेस भी कम हो जाएंगे, स्मॉल लॉसेस होंगे। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें, अच्छा एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है,
आइडियल फेरोमैग्नेटिक कोर कैसी होनी चाहिए, इसको भी जरा समझ लेते हैं। आइडियल फेरोमैग्नेटिक कोर, तो आइडियल कोर का मतलब हो गया ऐसी कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसके अंदर लॉसेज जीरो हो, साथ ही साथ इन्फानाइट डायपोल मूवमेंट हो। ठीक, तो इन्फानाइट डायपोल मूवमेंट होंगे तो पहले सबसे समझ लेते हैं कि लॉसेज जीरो होने से क्या होगा। अगर लॉसेज जीरो हो गए तो हिस्टैरिसीस एरिया जीरो होगा, यानी कि बिल्कुल भी हिस्टैरिसीस थिन आपको मिलेगा। साथ ही साथ हिस्टैरिसीस एरिया जीरो होगा, इसका मतलब रिटेंटिविटी जीरो होगी, रिटेंटिविटी जीरो होगी तो कोर्सिविटी जीरो हो जाएगी। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। यानी कि देखो ये बहुत बार एग्जाम्स में आता है, चाहे गेट का एग्जाम ले लो, यूपीपीसीएल ले लो, या किसी भी एग्जाम में अगर आपकी मटेरियल आएगा, गेट में नहीं आता है, गेट में कह सकते हो कि एप्लीकेशन आ सकता है इसका, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन बन सकता है, ट्रांसफार्मर के कोर लॉस पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर आता है तो ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज या किसी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भैया मटेरियल के बेसिस पे समझाओ, तो वहाँ पे बीएच कर्व जहाँ पे भी पूछा जाएगा वहाँ एक इंपॉर्टेंट कर्व बन जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा आइडियल फेरोमैग्नेटिक कोर का एक कर्व बना दो, बीएच कर्व या हिस्टैरिसीस कर्व, तो आप कैसे बनाएंगे। तो आइडियल कोर का मतलब क्या हुआ, लॉसेज इक्वल टू जीरो और इन्फानाइट डायपोल मोमेंट, ये दो। अब लॉस जीरो का क्या मतलब हुआ, लॉस जीरो का मतलब हो गया कि लूप जीरो है, यानी कि हिस्टैरिसीस का एरिया जीरो है। अब हिस्टैरिसीस का अगर एरिया जीरो है, ये कब होगा, ये तब होगा जब रिटेंटिविटी जीरो होगी, और रिटेंटिविटी जीरो होगी तो ऑब्वियस ही चीज है कोएर्सिविटी भी जीरो होगी। यानी कि जब कोई रिटेन ही नहीं करेगा, यानी कि अगर हम बात करें आइडियल फेरोमैग्नेटिक कोर की तो बिल्कुल ऐसी ही होगी कि जब एच हमने अप्लाई करा, एच नॉट इक्वल टू जीरो था तो बी भी नॉट इक्वल टू जीरो मिलेगा, और जैसे ही हमने एच इक्वल टू जीरो किया तो बी भी जीरो हो जाएगा। यानी कि कोई भी डोमेन अपनी पोजीशन को रिटेन करके नहीं ले जाएगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी, वहां पे विड्रॉल कर लेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही एच को जीरो करूंगा तो सारे के सारे डोमेन जो होंगे वो रैंडम अलाइन हो जाएंगे। कोई भी दो डोमेन एक पोजीशन में या दो से ज्यादा डोमेन सर्टेन पोजीशन को अपनी होल्ड नहीं करेंगे। तो यानी कि क्या हुआ, रिटेंटिविटी जीरो होगी। रिटेंटिविटी जीरो का मतलब क्या हुआ, कोई भी डोमेन अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं करेगा। अब जब रिटेन ही नहीं करेगा तो हमें रिवर्स डायरेक्शन में, यानी माइनस एच सी या फिर प्लस एच सी, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इनकी ज़रूरत पड़ती है डोमेन्स की रेंडमनेस को बढ़ाने के लिए, यानी डोमेन में रेंडमनेस लाने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, यानी कि बी आर को जीरो करने के लिए। अब जब बी आर पहले ही जीरो है तो कोई भी तरीके की हमें एच सी या माइनस एच सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिटेंटिविटी जीरो, कोर्सिविटी जीरो होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ डायपोल मूवमेंट इनफाइनाइट होने का क्या मतलब हुआ कि सैचुरेशन नहीं होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनफाइनाइट डायपोल मतलब हमें किसी भी तरीके से सैचुरेशन नहीं होगा। ठीक, अच्छा अब तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भैया ड्रॉ करें बी एच कर्व कह लो या फिर और हिस्टेरिसिस कर्व ऑफ आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, एक आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जैसे ही हमने आइडियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल करा, यहां से दो बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। पहले लॉसेस जीरो होंगे, दूसरा इनफाइनाइट डायपोल मोमेंट होंगे। लॉसेस जीरो मतलब ये सारी चीजें जीरो हो गई, यानी कि लूप का एरिया जीरो होगा, और इनफाइनाइट डायपोल का मतलब कोई भी सैचुरेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो बातें फिक्स हो गई हैं। अब हम बनाते हैं कर्व, ध्यान से देखना। आप लोग अपनी अपनी कॉपी अगर लेके बैठे उसको ड्रॉ करो, देखता हूं मैं कि आप लोग कैसे बनाते हैं। आप जब बना लें उसके बाद इस लेक्चर को यहाँ पे पॉज कर दो। अभी पहले अपने कॉपी पे बीएच कर्व बनाओ, हिस्टैरिसीस कर्व बनाओ इन आइडियल कोर का, और फिर हम मैच करेंगे इसको इससे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर दो और कॉपी पेन का इस्तेमाल करके एक आप हिस्टैरिसीस कर्व बनाओ, किसका, आइडियल फेरोमैग्नेटिक कोर का। ये जो कंडीशन मैंने दी हुई है उसके बाद प्ले करना, और तब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक, तो आप लोग उसको बनाओ, मैं आगे चलता हूँ। ठीक, तो अब क्या करना है, अब देखो बनाएंगे कैसे। तो देखो कुछ ये बी एच हमने मार्क कर लिया, बी माइनस बी एच और माइनस एच। ठीक है, बी एच कर मार्क कर लिया ना। अब मैं कर्व बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। दिस इज द कर्व ऑफ हिस्टैरिसीस कर्व ऑफ आइडियल फेरोमैग्नेटिक कोर। ये आ गया हिस्टैरिसीस। अब देखो यहाँ पे देखो दोनों बातें प्रूव हो रही हैं। इस कर्व का एरिया कितना है, एरिया इक्वल टू जीरो है, यही तो हमने लिखा था, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। लॉसेस जीरो का मतलब एरिया जीरो हो गया, तो एरिया जीरो हो गया यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, कोई भी एरिया देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज इनफाइनाइट डायपोल मूवमेंट्स, इनफाइनाइट डायपोल मूवमेंट मतलब नो सैचुरेशन। क्लियर हो रहा है। तो देखो ये कर्व सैचुरेट होगा ही नहीं, ऐसे ही चलता चला जाएगा, यानी कि ऑलवेज लीनियर कर्व। ठीक है, देयर विल बी नो नी पॉइंट, कोई भी नी पॉइंट नहीं होगा। बाय द वे नी पॉइंट मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था, वहां पे मैंने बताया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो दिस इज द कर्व ऑफ हिस्टैरिसीस कर्व ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, या फिर बीएच कर्व ऑफ
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, BH कर्व भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा आइडियल फेरोमैग्नेटिक कोर का BH कर्व और हिस्टैरिसीस कर्व। ठीक, आई होप समझ में आ गया, बड़ा डिटेल डिस्कशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। आगे चलते हैं। नाउ कंक्लूजन हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं? पहला कंक्लूजन, मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी कम होगी, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, ऐसे मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी कम होगी, उनकी कोर्सिविटी भी कम होगी, ऐसे मटेरियल के अंदर हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे जो भी मटेरियल मार्केट में मिलेंगे जिनके अंदर, जिनमें अगर आपने H को 0 कर दिया तो उनकी डेंसिटी भी क्लोज टू 0 हो जाए, ऐसे मटेरियल होंगे, यानी कि जिनके अंदर डोमेन्स अपने पोलैरिटी को रिटेन करके नहीं रखेंगी, इन सब के अंदर क्या होगा, हमें हिस्टैरिसीस लॉस भी कम मिलेंगे। यानी कि ऐसे जितने भी मटेरियल होंगे उसके अंदर हिस्टैरिसीस लॉसेस कम मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे मटेरियल जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाएंगे और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, उनके अंदर भी हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होते हैं। यानी कि वो सारे मटेरियल जो परफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेंगे, यानी कि एक बार तुमने उन्हें मैग्नेटाइज करा तो इजीली पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गए, फिर उन्हें जब डीमैग्नेटाइज करा तो इजीली रिवर्स डायरेक्शन में डीमैग्नेटाइज हो गए। ऐसे मटेरियल के अंदर भी हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, मटेरियल दैट डज नॉट होल्ड देयर डायपोल्स हैज लो हिस्टैरिसीस लॉसेस इन एब्सेंस। वही इन दोनों बातों का ही मैंने यहाँ पे एक इंटीरियर वाली बात कह दी, अंदर वाली बात कह दी है कि मटेरियल जिस जो कि अपने डायपोल्स को होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, डजंट होल्ड देयर डायपोल्स इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि आपने H को लगाया और तब भी 0 है, ये गलत चीज़ है। ये तो फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, या फिर बेकार वाले पैरा मैग्नेटिक, सस्ते वाले मैग्नेटिक मटेरियल की क्वालिटी हो गई। ये लाइन तभी तक वैलिड है जब हम बात करें इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में भी अगर मटेरियल अपने डोमेन्स को होल्ड कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी, इसकी वजह से आता है हिस्टैरिसीस लॉस। क्लियर हो गया यहाँ पे। और अगर ऐसा हमारा मटेरियल है जो H को 0 करने पे जिसका B यानी कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जा रहा है, ऐसे मटेरियल अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं और उनके अंदर हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई होप समझ में आ गई। तो इन तीनों बातों को अगर मैं एक सिंपल सा लेके आऊँ, अगर मार्केट से हम कोई ऐसा मटेरियल लेके आ रहे हैं जिसको मैंने H अप्लाई करा पॉजिटिव, तो वहाँ पे B भी पॉजिटिव हो गई, यानी कि उसके अंदर डोमेन्स अलाइन हो गए खटाखट एकदम से। और जैसे ही मैंने H को करा 0 और B भी क्लोज टू 0 हो गई, यानी कि ये ऐसे, जल्दी से देख लेते हैं, यानी कि लगभग सारे ही रैंडम हो गए वापस से, जैसे मार्केट से लेके आए थे। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दीज आर नोन फॉर लो हिस्टैरिसीस लॉसेस। ऐसे मटेरियल बहुत ही कम हिस्टैरिसीस लॉसेस शो करते हैं। इनका अगर कर्व बनाओगे तो बहुत ही थिन कर्व निकल के आएगा मार्केट, जो इनका कर्व बनाओगे BH कर्व या हिस्टैरिसीस लूप, तो बहुत ही थिन लूप निकल के आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हम अगर हमें कहीं पे हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। वहीं पे ऐसे मटेरियल जिनको हमने H लगाया उसकी वजह से B आ गया, और जब हमने H को 0 करा तो B जो था वो बिल्कुल भी 0 नहीं हुआ, अपने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमेन्स, वापस से काफ़ी ज़्यादा डोमेन जो थी वो अलाइन होकर रह गई। न्यूट्रल केवल 2-3 ही हो पाई, बाकी ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो अलाइन होकर रह गई। उतने ही जो ऐसे जितने भी मटेरियल होंगे उनके अंदर उतने ही ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस तुम्हें देखने को मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस पिक्चर में आएगा। क्लियर हो गया। तो अगर आपको कोई ऐसे डिवाइस है जैसे ट्रांसफार्मर बना रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम यूज़ कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें हिस्टैरिसीस लॉस के प्रॉब्लम से तुम जूझ रहे हो, तो वहाँ क्या करोगे, ऐसे मटेरियल मार्केट से खरीद के लाओगे जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, यानी कि वो अपनी डोमेन्स को होल्ड करके ना रखें पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात है। और यहाँ से इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। यहाँ से जन्म होता है सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का, यानी कि यहाँ से हम लोग अगले लेक्चर का, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये जो मटेरियल्स होते हैं, यानी कि हमने अब तक मैग्नेटिक मटेरियल्स को 2 पार्ट में बांट दिया, ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को, ऐसे जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और ऐसे जो मुश्किल से मैग्नेटाइज होते हैं और मुश्किल से डीमैग्नेटाइज होते हैं। तो इस कैटेगरी को हम कहते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। इनकी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा हम लोग और अंदर गए और जाना हमने हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में। क्लियर हो गया, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होते हैं, कैसे एरिया को थिन करने से हिस्टैरिसीस लॉस पे अफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से सारी चीज़ें वेरी करती हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिसकी वजह से हिस्टैरिसीस लॉसेस कम या ज़्यादा होते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद है तो लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है जिसको ज़रूरत है इस लेक्चर की, तो उसको ज़रूर पास करें, इस लेक्चर की रेंज बढ़ाएं ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सब तक ये लेक्चर पहुंच सके। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए अगेन थैंक यू।